बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री को डिस्कस कर रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है स्लोप ऑफ ए लाइन। बट स्लोप ऑफ ए लाइन को डिस्कस करने से पहले हमें इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन को डिस्कस करना होगा। Inclination of a line, the angle alpha less than 180 degree but greater than 0 degree measured counterclockwise from positive x-axis to a non-horizontal straight line L is called the inclination of L. Dear students, इस पिक्चर में आपको 3 फिक्स नज़र आ रही होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट पिक्चर को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखें आपको स्क्रीन पर एक्स वाई प्लेन नज़र आ रहा है। एक्स वाई प्लेन में हमने एक लाइन मेंशन की जिसे हम एल का नेम दे देते हैं और उसमें हम एक एंगल ड्रॉ करते हैं और एंगल की जो डायरेक्शन है वो काउंटर क्लॉकवाइज है। काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब हमारे टाइम के मुखालिफ सिमत में, जैसे हमारी घड़ी चलती है उसके अपोजिट। अब काउंटर क्लॉकवाइज हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो डियर स्टूडेंट, इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन और डिक्लिनेशन ऑफ ए लाइन में अगर डिफरेंस करना हो, इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन में हमारे पास एंगल एंटी क्लॉकवाइज बनेगा और डिक्लिनेशन ऑफ ए लाइन में हमारे पास जो एंगल होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। डियर स्टूडेंट्स, इस पिक्चर 1 में ये इंक्लाइन लाइन आपको नज़र आ रही है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस और लाइन के दरमियान जो एंगल है उसे हम एल्फा कह रहे हैं। और सेकंड पिक्चर में आप देखें एक्स वाई प्लेन में एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ की, वहाँ पर हम एंगल को 0 डिग्री मेंशन कर रहे हैं। और पिक्चर नंबर 3 में हमने एक्स वाई प्लेन में वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इन तीनों पिक्चर में हम एंगल की रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। अगर पिक्चर नंबर 1 में हम कहें तो 0 और 90 के बिटवीन कोई एंगल है, वो 45 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। तो ये हमारे पास इंक्लिनेशन है। तो डियर स्टूडेंट, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम लाइन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो हमारे पास इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन होगा। अगर हम पॉजिटिव मीन की डायरेक्शन मीन की क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज में तो हमारे पास पॉजिटिव होगा मगर क्लॉकवाइज में वो रोटेशन हमारे पास नेगेटिव होगी। तो डिक्लिनेशन ऑफ अ लाइन में हमारे पास नेगेटिव होगा। अगर उसकी डेफिनेशन अगर हमने रीड करनी हो, द एंगल मेड बाय अ लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड डिक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिप्रेजेंट है इफ L is parallel to x axis then alpha is equal to 0 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट, लास्ट पेज पर आपने देखा था जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी वो हमारे पास 0 डिग्री एंगल मेंशन कर रही थी और जो हमारे पास थर्ड नंबर पर पिक्चर थी इफ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस देन अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। डियर स्टूडेंट, अब हम स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हेन वी वॉक ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन वी कवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एज वेल एज वर्टिकल डिस्टेंस एट द सेम टाइम। तो डियर स्टूडेंट, अब देखें हम अगर लाइन का स्लोप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसमें डियर स्टूडेंट देखें, अगर ये इंक्लाइन लाइन है, यहाँ पर आपको एक चाइल्ड नज़र आ रहा है पिक्चर में, तो डियर स्टूडेंट ये इंक्लाइन लाइन रिप्रेजेंट हो रही है और ये जो वर्टिकल लाइन है ये राइज को रिप्रेजेंट कर रही है। और यहाँ पर अगर हम लाइन रिप्रेजेंट करें, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि रन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने फॉर्मूला मेंशन किया हुआ है m इज इक्वल टू राइज ओवर रन। आपको डियर स्टूडेंट पता है कि m यहाँ पर हम मेंशन कर रहे हैं tan अल्फ़ा और tan अल्फ़ा का फॉर्मूला हमारे पास होता है परपेंडिकुलर और बेस। मीन अगर मैं इस जगह पर अगर एंगल अल्फ़ा मेंशन करूँ तो एंगल के सामने वाली साइड ये राइज है जो कि परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर के सामने वाला इंक्लाइन लाइन जो है ये हमारे पास हाइपोटेनियस है और जो ये रन वाली जो साइड होगी डियर स्टूडेंट ये बेस होगी। तो tan का फॉर्मूला हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। इन एनालिटिकल ज्योमेट्री स्लोप और ग्रेडियंट m ऑफ ए नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन विद
alpha as its inclination is defined by m is equal to tan alpha. If L is horizontal, its slope is 0, and if L is vertical, then its slope is undefined. If alpha greater than 0 but less than 90 degree, m is positive, and if alpha greater than 90 degree but less than 180 degree, then m is negative. तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर हम चार बातें डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा इफ़ एल इज़ हॉरिजॉन्टल इट्स स्लोप इज़ ज़ीरो. तो आपने अभी देखा कि हमारे पास स्लोप का जो फॉर्मूला है वो tan अल्फा है. परपेंडिकुलर और बेस मीन राइज ओवर रन. तो डियर स्टूडेंट अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन, हमने पढ़ा था कि हॉरिजॉन्टल लाइन में हमारे पास एंगल 0 होता है, 0 डिग्री. तो डियर स्टूडेंट स्लोप का फॉर्मूला m इज इक्वल tan अल्फा है. अल्फा की जगह मैं जब 0 पुट करूंगा हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, तो डियर स्टूडेंट जब एंगल की जगह 0 पुट करेंगे tan अल्फा, अल्फा की जगह 0 पुट करेंगे tan 0 0. तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि वहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 है. तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर उसने लिखा इफ़ L इज़ वर्टिकल देन इट्स स्लोप इज़ अनडिफाइंड. अब देखें अनडिफाइंड हम क्यों कह रहे हैं. अब उसने कहा है कि लाइन हमारे पास वर्टिकल है. अगर वर्टिकल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी. अगर वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है m tan अल्फा के इक्वल है, और अल्फा अगर 90 डिग्री है तो tan 90 हमारे पास अनडिफाइंड होता है. अब डियर स्टूडेंट थर्ड बात जो है उसने कहा था कि अगर अल्फा ग्रेटर देन 0 हो बट लेस देन 90 डिग्री मीन के फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो इंक्लिनेशन एंगल, तो डियर स्टूडेंट हमने स्लोप को पॉजिटिव लेना है. अब आप देखें tan स्लोप tan को रिप्रेजेंट करते हैं, m इक्वल tan अल्फा राइज ओवर रन. तो डियर स्टूडेंट्स अगर हमारे पास 0 और 90 के बिटवीन अगर एंगल है तो आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, जिस वजह से tan भी पॉजिटिव होगा. इस वजह से हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्लोप पॉजिटिव मिलता है. तो डियर स्टूडेंट अगर अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो बट लेस देन 180 डिग्री, तो इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है स्टूडेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में स्लोप हमारे पास नेगेटिव होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan भी नेगेटिव होता है. डियर स्टूडेंट्स अब हम स्लोप फार्मूला ड्राइव करेंगे. स्लोप फार्मूला ड्राइव करने के लिए डियर स्टूडेंट मुझे एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करना पड़ेगा. सबसे पहले देखें मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ. हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, देन वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस. तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर ये जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो जहाँ पर ये आपस में कट कर रहे हैं एक दूसरे को, उसे मैं ओरिजिन ओ का नेम दे देता हूँ. देन मैं x की जो पॉजिटिव साइड है उसे मैं x का नेम दे देता हूँ, जो y की पॉजिटिव साइड है उसे मैं y का नेम दे देता हूँ. देन मैं एक्स वाई प्लेन में दो पॉइंट लेता हूँ. एक पॉइंट को मैं P कह दूंगा और दूसरे पॉइंट को मैं Q कह दूंगा. डियर स्टूडेंट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक पॉइंट लिया, देन सेकंड पॉइंट. अच्छा डियर स्टूडेंट एक पॉइंट P है, दूसरा Q है. तो इन दो पॉइंट से मैं एक लाइन पास करवाता हूँ और उस लाइन को मैं L का नेम दे देता हूँ. अब डियर स्टूडेंट देखें मैंने इस लाइन को L का नेम दे दिया. देन फर्स्ट पॉइंट मैंने रिप्रेजेंट किया था उसे मैं P इंटू x1 y1 कहता हूँ, और जो सेकंड पॉइंट मैंने रिप्रेजेंट किया था उसे मैं Q इंटू x2 y2 कह देता हूँ. डियर स्टूडेंट अब मैं इन दोनों पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर. डियर स्टूडेंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसे हम N का नेम दे देते हैं, N. डियर स्टूडेंट मैं Q से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, तो मैं Q से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा उसे मैं नेम दे देता हूँ M का. देन डियर स्टूडेंट जब हमने Q से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पॉजिटिव एक्सिस से M का, और मैंने P से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया y एक्सिस के ऊपर, तो आपको स्क्रीन पर नज़र आया मैंने y एक्सिस के ऊपर P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और उसे मैं नेम दे देता हूँ R का. देन डियर स्टूडेंट देखें आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है O से लेकर N तक का डिस्टेंस, इसे हम x1 कह देते हैं क्योंकि P वाला पॉइंट x1 y1 है. और डियर स्टूडेंट देखें M वाला जो पॉइंट है वो ओरिजिन से लेकर M तक का डिस्टेंस, डियर स्टूडेंट उसे हम x2 का नेम देते हैं क्योंकि Q वाला पॉइंट आपको नज़र आ रहा है वो x2 और y2 है, इसलिए हम O से लेकर M तक के डिस्टेंस को हम x2 बोल देते हैं. तो डियर स्टूडेंट N से लेकर M तक, तो कंप्लीट x2 में से अगर x1 निकाल दें
तो डियर स्टूडेंट n से लेकर m तक का डिस्टेंस बन जाता है, उसे हम x2 माइनस x1 बोल देंगे। मैंने x2 माइनस x1 बोला। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट आप देखें, मैं इसी तरह y एक्सिस के भी डिस्टेंस ले लेता हूँ r से लेकर m तक, उसे हम y1 कह देते हैं। और डियर स्टूडेंट q से लेकर m तक उसे हम y2 बोल देते हैं। तो डियर स्टूडेंट अगर हमने सिर्फ क्यू आर निकालना हो, जस्ट क्यू आर, तो क्यू आर आपने फाइंड करना हो तो वो रिजल्ट आपके पास बनेगा y2 में से y1 आप सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हम ये अपने क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। डियर स्टूडेंट ओरिजिन के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर लाइन L के साथ मैंने एक एंगल रिप्रेजेंट किया और इस एंगल को मैं नेम दे देता हूँ अल्फ़ा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने अल्फ़ा मेंशन किया। इसी तरीके से आप P पॉइंट के ऊपर देखें, मैंने एक और एंगल मेंशन कर दिया। डियर स्टूडेंट अगर हम सिमिलर ट्रायंगल का केस यूज़ करें तो डियर स्टूडेंट जो एंगल मैंने O के ऊपर मीन के इस पॉइंट के ऊपर अगर मैंने अल्फ़ा रिप्रेजेंट किया है, तो डियर स्टूडेंट सिमिलर ट्रायंगल की वजह से मैं P पॉइंट के ऊपर बनने वाले एंगल को मैं अल्फ़ा कह सकता हूँ। सिमिलर ट्रायंगल का केस यूज़ करते हुए मैंने इस रिज़ल्ट को भी, अगर इसको मैंने अल्फ़ा कहा तो इस रिज़ल्ट को भी मैं अल्फ़ा कह सकता हूँ। तो डियर स्टूडेंट हमने अल्फ़ा मेंशन कर दिया। अब आप देखें स्क्रीन के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन के लिए हमने काम किया, कंसिडर अ लाइन L passing through the points P into x1 y1 and Q into x2 y2 with inclination angle alpha as shown in figure. Draw perpendiculars Pn and Qm on x-axis. Then again draw PR parallel to x-axis. तो डियर स्टूडेंट आप देखें P से लेकर R तक का जो रिजल्ट है वो x एक्सिस के पैरेलल है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो y एक्सिस के परपेंडिकुलर है। अब डियर स्टूडेंट देखें इन ट्रायंगल क्यू पी आर, देखें ये वर्टिसेस Q है, ये P है और ये R है। तो इन ट्रायंगल क्यू पी आर वी हैव, अब आप देखें यहाँ पर हम स्लोप का फॉर्मूला यूज़ करते हैं m इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा। तो डियर स्टूडेंट अब देखें टेन का जो रिजल्ट होता है टेन अल्फ़ा हमारे पास होगा परपेंडिकुलर और बेस। डियर स्टूडेंट आपको पता है कि अल्फ़ा के सामने वाला ये क्यू आर वाला जो रिज़ल्ट है ये परपेंडिकुलर होगा और पी क्यू वाला जो रिज़ल्ट होगा वो हाइपोटेन्यूस होगा और P से लेकर R तक वाला रिजल्ट ये हमारे पास बेस होगा। तो डियर स्टूडेंट m इज इक्वल टू क्यू आर ओवर पी आर, क्योंकि आपने टेन अल्फ़ा का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया परपेंडिकुलर और बेस। देन आप देखें क्यू आर वाला जो रिज़ल्ट है आपको नज़र आ रहा है Q से लेकर R तक का रिज़ल्ट हमारे पास नहीं है, तो हमने क्या किया क्यू एम में से कंप्लीट क्यू एम लिया, उसमें से आर एम निकाल दिया। जब हम क्यू एम में से आर एम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्यू आर वाला रिजल्ट आ जाएगा। सिमिलरली एन एम पी आर जो था पी से लेकर आर तक का जो रिजल्ट था वो एन एम के इक्वल था, तो आपने एन एम पी आर की जगह लिख दिया। देन डियर स्टूडेंट क्यू एम की जगह आपने लिख दिया क्यू से लेकर एम तक का जो रिजल्ट है वो y2 है और आर से लेकर एम तक का रिजल्ट y1 है, आपने वो पुट कर दिया। और एन एम को लिखा आपने कंप्लीट ओ एम में से डियर स्टूडेंट आप ओ एन निकाल दें तो ये एन एम वाला रिजल्ट आ जाएगा x2 माइनस x1, आपने पुट कर दिया x2 माइनस x1। तो यहाँ से हमने स्लोप फॉर्मूला ड्राइव किया कि अगर लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स हों तो आपने उस लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करना है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अगर मैं माइनस न्यूमिनेटर से भी कॉमन लेता हूँ और डिनोमिनेटर से भी कॉमन लेता हूँ तो माइनस कॉमन लूँगा तो y2 माइनस y1 y1 माइनस y2 हो जाएगा, नेगेटिव बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से x2 माइनस x1 माइनस कॉमन लूँगा x1 माइनस x2, तो डी स्टूडेंट नेगेटिव बाहर लेंगे तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2। तो इस तरीके से हमने स्लोप फॉर्मूला ड्राइव किया। देन हम टू केसेस डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास दो लाइंस पैरेलल होंगे तो उस कंडीशन क्या होगी, और जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगी तो उनकी स्लोप की कंडीशन क्या होगी। तो डियर हमारे पास देखें की स्टेटमेंट है द टू लाइंस L1 एंड L2 विद रिस्पेक्टिव स्लोप्स M1 एंड M2। लाइन 1 के स्लोप को M1 कह दिया, लाइन 2 के स्लोप को M2 कह दिया। आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ M1 इज इक्वल टू M2।
डियर स्टूडेंट्स, अब आपने माइंड में रखना है जब दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो उन दोनों के स्लोप्स इक्वल होंगे। तो अब आप देखें, मैंने एक्स वाई प्लेन में एक फर्स्ट लाइन ड्रॉ की, उस लाइन को हमने L1 कह दिया और एंगल हमने रिप्रेजेंट कर दिया अल्फा 1। डियर स्टूडेंट, मैंने एक और उस लाइन 1 के पैरेलल लाइन 2 मैंने रिप्रेजेंट की और उसे मैंने नेम दे दिया L2 का, और वहाँ पर एंगल मेंशन कर दिया अल्फा 2। तो डियर स्टूडेंट, ये माइंड में रखें, जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं उन दोनों के एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हम ये कंडीशन यूज़ कर सकते हैं कि अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2। डियर स्टूडेंट्स, अब आपने पढ़ा हुआ है कि m इज इक्वल टू टेन अल्फा। स्लोप का जो फॉर्मूला है हमारे पास, स्लोप को m से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला है टेन अल्फा। तो आपने क्या किया, अल्फा 1 अल्फा 2 के इक्वल है क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं इसलिए दोनों के एंगल्स इक्वल होंगे। अब आपने दोनों तरफ टेन अप्लाई कर दिया, लेफ्ट साइड पर भी राइट साइड पर भी। तो हमारे पास टेन अल्फा 1 और टेन अल्फा 2। जिस तरीके से हम m इज इक्वल टू टेन अल्फा रिप्रेजेंट करते हैं उसी तरीके से टेन अल्फा 1 को हमने कह दिया m1, और जब टेन अल्फा 2 होता है उसे हम कह सकते हैं m2। तो अब हमें ये बात पता लगी कि जब दो लाइन आपस में पैरेलल होंगी तो उन दोनों के स्लोप्स इक्वल होंगे। नेक्स्ट, टू लाइंस L1 एंड L2 with respective slope m1 and m2 are perpendicular if and only if m1 is equal to minus 1 over m2। तो डियर स्टूडेंट, माइंड में रखिएगा, जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगी तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। मीन के m2 को अगर हम m1 से मल्टीप्लाई कर दें वो -1 के इक्वल होगा। तो देखिए, इस कंडीशन को हम समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरह मैंने लास्ट थ्योरम में लाइन 1 ड्रॉ की थी एक्स वाई प्लेन में, डियर स्टूडेंट आपने एक्स वाई प्लेन में लाइन 1 ड्रॉ कर देनी है और वहाँ पर हमने एंगल ले लेना है अल्फा 1। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, आपने एक और लाइन ड्रॉ करनी है जो लाइन 1 के परपेंडिकुलर हो। तो लाइन 1 के परपेंडिकुलर मैंने लाइन 2 रिप्रेजेंट की। तो डियर स्टूडेंट, अब माइंड में रखें आप, लाइन 1 का एंगल अल्फा 1 है और लाइन 2 का एंगल अल्फा 2 है, और उन दोनों के दरमियान यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है इंटीरियर साइड पर वो π/2 बन रहा है 90 डिग्री। अब आप एक बात इसमें गौर से सुनिएगा, ये रिज़ल्ट अल्फा 1 है और ये रिज़ल्ट हमारे पास π/2 है। डियर स्टूडेंट, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अल्फा 1 वाला एंगल 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री, 90 प्लस 30 120 होता है, और आपको पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री होता है। तो डियर स्टूडेंट, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री पूरा करने के लिए अगर अल्फा 1 हमने कंसिडर किया 30 और ये 90 प्लस 30 हमारे पास 120, तो अंडरस्टूड बात है अंदर वाला जो एंगल जो रह गया ये 60 होगा, और अगर ये 60 है तो बाहर वाला अंडरस्टूड बात है ये 120 होगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल, डियर स्टूडेंट सप्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। तो ये दो एंगल का सम हमने 180 डिग्री पूरा करना है, तो ये बाहर वाला हमारे पास 120 होगा। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम कहते हैं कि अल्फा 1 अगर 40 है, ये 40 ले लें आप, और ये 90 प्लस 40 डियर स्टूडेंट ये हमारे पास 130। अब ये 130 है तो 180 पूरा करने के लिए अंदर वाला एंगल 50 होगा, और अगर अंदर वाला एंगल ये वाला एंगल 50 है तो ये एक्सटीरियर एंगल डियर स्टूडेंट 130 होगा, क्योंकि दो एंगल का सम आपने 180 कंप्लीट करना होता है, क्योंकि ये जो हमारे पास रिजल्ट है ये दोनों एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। तो इससे बात ये हमें पता लगी, अल्फा 1 और π/2 को ऐड करेंगे वो अल्फा 2 के इक्वल होगा। तो आपने वो कंडीशन यूज़ की, अल्फा 2 इज इक्वल अल्फा 1 प्लस π/2। अब आप दोनों तरफ 10 अप्लाई कर दें, मैंने 10 अप्लाई किया, 10 अल्फा 2 इज इक्वल टू 10 इंटू अल्फा 1 प्लस π/2। अब डियर स्टूडेंट 10 अल्फा 2 10 अल्फा 2 10 अल्फा 2 को हम m2 बोल दिया, और यहाँ देखें π/2 का 1 मल्टीपल है। हमने अलाइड एंगल में पढ़ा है कि अगर π/2 के ऑड मल्टीपल होंगे तो वो अपनी कोरिलेशन में चेंज हो जाएगा, तो हमने 10 को कॉर्ड में चेंज कर दिया। बेसिक एंगल वैसे ही आ जाता है, अल्फा 1 वैसे ही आ गया। π/2 में कुछ ऐड हो रहा है, π/2 में कुछ ऐड करेंगे, बेसिक एंगल एक्यूट होता है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 हमारे पास नेगेटिव होता है, नेगेटिव अप्लाई कर दिया, और कॉट अल्फा 1 को हमने लिख दिया 1/10 अल्फा 1, तो ये -1/10 अल्फा 1। तो डियर स्टूडेंट -1/10 अल्फा 1 को हम m1 कह देते हैं, और उसके बाद m1 को अगर मैं m2 से मल्टीप्लाई करूं तो वो -1 के इक्वल आता है। तो इसका मतलब जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगी तो उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा।
नेक्स्ट आप देखें डियर स्टूडेंट्स, आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं ए, बी और सी। अब उसने आपको ये कहा है कि आप मुझे ये मेंशन करके बताएं कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, या फिर वो ये कहेगा कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करते हैं। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर 3 पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पर लाई करते हैं तो वो कोलिनियर तो होंगे। और ये भी याद रखिएगा कि उनका जो स्लोप होगा, उन सब पॉइंट्स का स्लोप इक्वल होगा। मीन अगर लाइन के ऊपर 3 पॉइंट्स हैं ए, बी, सी, ए से लेकर बी तक, बी से लेकर सी तक और ए से लेकर सी तक, अगर आप ए से बी का स्लोप फाइंड करते हैं, बी से सी का स्लोप फाइंड करते हैं, या ए से लेकर सी तक का स्लोप फाइंड करते हैं, अगर वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं, मीन एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो डिफरेंट पोजीशन से अगर हम स्लोप चेक करेंगे ए से बी तक, बी से सी और ए से सी, तो तीनों का स्लोप सेम होगा। अब उसने यही कहा है कि आप हमें ये बताएं कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करते हैं या नहीं। तो डियर स्टूडेंट, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल m1, आपने फार्मूला ड्राइव किया था स्लोप का फार्मूला y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ए वाले पॉइंट x1 y1 कह दें और बी वाले पॉइंट x2 y2 कह दें। तो डियर स्टूडेंट देखें, ये 5 जो बी का पॉइंट है ये y2 है, इस 5 में से मैंने माइनस कर देना है y1। तो जब मैं माइनस करूँगा, माइनस का 3 प्लस 3 हो जाएगा, तो 5 प्लस 3 आ गया और ये 8 हो जाएगा। डिवाइड बाय y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो डियर स्टूडेंट x2 हमारे पास 1 है, उसमें से मैं माइनस करूँगा -1, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 1 + 1 2। तो डियर स्टूडेंट 8/2 आपके पास 4 आ जाएगा। इसी तरीके से स्लोप ऑफ ए सी, ए से लेकर सी तक का हम स्लोप फाइंड करेंगे। तो देखें, ए वाले पॉइंट x1 y1 है और सी वाले पॉइंट x2 y2 है। तो सी वाले पॉइंट हैं 2 9 x2 y2। तो डियर स्टूडेंट आपने y2 माइनस y1, तो 9 में से माइनस करेंगे -3, तो +3 हो जाएगा, 9 + 3 12 हो जाएगा। और x2 माइनस x1, तो 2 में से माइनस करेंगे -1, तो प्लस हो जाएगा, 2 + 1 आपके पास 3 हो जाएगा, 9 + 3 आपके पास 12, 12/3 आपके पास 4। तो आपने देखें, ए से लेकर बी तक का स्लोप निकाला वो भी 4 हुआ है, और ए से लेकर सी तक का स्लोप निकाले वो भी आपके पास 4 आ गया। तो बी सी निकालने की ज़रूरत नहीं है, m1 m2 के इक्वल है। इसका मतलब है सो गिवन पॉइंट्स लाई ऑन दी सेम लाइन। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आपने सेकंड पार्ट भी कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी पार्ट्स भी कर सकते हैं, मगर स्मार्ट सिलेबस में एक ही क्वेश्चन शामिल है, तो जस्ट एक ही क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसने कंडीशन दी है कि भाई मुझे के फाइंड करके बताओ। अब कंडीशन क्या है कि जब 2 लाइंस पैरेलल होंगी तो भी मुझे बताओ कि के की वैल्यू क्या है, जब 2 लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी तो भी के की वैल्यू हमें कैलकुलेट करके बताएं। तो डियर स्टूडेंट देखें, एक लाइन फर्स्ट लाइन है, उस पर 2 पॉइंट्स दिए होंगे ए और बी। एक और सेकंड लाइन भी है, उस पर आपको पॉइंट्स दिए होंगे सी और डी। तो आपने ए से लेकर बी तक का स्लोप निकालना है और सी से लेकर डी तक का स्लोप निकालना है, और फिर एक बार पैरेलल की कंडीशन अप्लाई करके के फाइंड करना है और एक बार परपेंडिकुलर कंडीशन लगा के आपने के कैलकुलेट करना है। तो देखें, स्लोप ऑफ ए बी, एक लाइन के ऊपर ए और बी पॉइंट्स हैं, ए से लेकर बी तक का स्लोप फाइंड करते हैं। आपको पता है ए के पॉइंट x1 y1, बी के पॉइंट x2 y2। तो फॉर्मूला है स्लोप का y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो डियर स्टूडेंट ये y2 है, -6 में से माइनस करूँगा 3, तो -6 -3, और k में से माइनस करूँगा 7, k -7। तो डियर स्टूडेंट 6 - 3 -9 डिवाइड बाई k -7। नेक्स्ट फिर एक और लाइन है, वहाँ पर 2 पॉइंट्स है सी और डी। तो सी के पॉइंट x1 y1 और डी के पॉइंट x2 y2। तो डियर स्टूडेंट 4 में से माइनस करूँगा 5, 4 - 5 आ गया, और डिवाइड बाई x2 माइनस x1 है, -6 में से माइनस करूँगा -4, तो -6 + 4। तो देन 4 - 5 -1, -6 + 4 -2, तो नेगेटिव नेगेटिव कट गया, 1/2 आपके पास आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट, आपने दोनों लाइन का स्लोप निकाल लिया है, लाइन 1 का भी, लाइन 2 का भी। लाइन 1 पे 2 पॉइंट्स है ए और बी, लाइन 2 पे 2 पॉइंट्स है सी और डी। अब दोनों का स्लोप आपने फाइंड किया हुआ है। अब एक बार कंडीशन अप्लाई करें कि जब 2 लाइंस, ये दोनों लाइंस सपोज अगर ये पैरेलल हैं, आपको पता है पैरेलल लाइंस में दोनों के स्लोप इक्वल होते हैं, तो m1 = m2 कह दिया आपने। ए बी के स्लोप को m1 कहा हुआ है, सी डी के स्लोप को m2 कहा हुआ है। तो देखिए m1 मैंने पुट किया -9 डिवाइड बाई k -7, और m2 पुट किया 1 डिवाइड बाई 2।
आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 2 को -9 से मल्टीप्लाई करें तो ये रिजल्ट हमारे पास -18 आ जाएगा, और k-7 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो k-7 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट -7 को आप लेफ्ट साइड पे ले जाए तो -18 + 7 डियर स्टूडेंट -11 आ जाएगा। k की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली -11। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी तो याद रखें दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। m1 m2 -1 के इक्वल। देखें m1 की वैल्यू पुट की -9 डिवाइड बाई k-7 और m2 की वैल्यू पुट की 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -1। -9 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें -9, 2 को मल्टीप्लाई करें k से 2k और 2 को मल्टीप्लाई करें -7 से -14 इज इक्वल टू -1। तो डियर स्टूडेंट -1 के साथ जब आप 2k -14 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2k प्लस का 14। तो डियर स्टूडेंट -2k आप लेफ्ट साइड पे ले जाएं प्लस 2k और -9 को आप राइट साइड पे ले जाएं। 14 + 9 23। 2k इज इक्वल 23, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड कर दें तो k की वैल्यू 23/2 आ गई। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट जब पैरेलल है तो भी आपने k फाइंड कर लिया -11, और जब परपेंडिकुलर है तो भी k फाइंड कर लिया 23/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 डियर स्टूडेंट्स। अब आपको क्वेश्चन ये कंडीशन उन्होंने दी हुई है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। डियर स्टूडेंट ABCD ऑलरेडी उसने मेंशन किया हुआ है, आपके पास पैरेललोग्राम है। आपको 3 वर्टिसेस गिवन है, A भी गिवन है, B भी गिवन है, C भी गिवन है। D कैलकुलेट करना है। D की वैल्यू हम लेट कर लेते हैं XY, ये रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हमने कैलकुलेट करने, बाकी 3 वर्टिसेस गिवन है। हम कंडीशन यहाँ मेंशन करते हैं, सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम लेट D into XY be the fourth vertex, 3 given vertices are A7 -1, B -2 2, C 1 4। अब देखें डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब देखें A से लेकर B तक और D से लेकर C तक पैरेलल है, AB के पैरेलल है DC के। आपने ये कंडीशन पढ़ी हुई है कि अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं उनके स्लोप्स इक्वल होंगे। तो अब हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे क्योंकि AB पैरेलल टू है DC के, तो हम ये कंडीशन लगा सकते हैं स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ DC। अब देखें A और B, A के वर्टिसेस को आप ले लें x1 y1 और B के वर्टिसेस को ले लें x2 y2। तो आप फॉर्मूला अप्लाई करें स्लोप का y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। 2 में से माइनस करेंगे -1 तो ये रिज़ल्ट आ गया 2 + 1, और -2 में से माइनस करेंगे 7 तो ये रिज़ल्ट आ गया -2 - 7 -9 ऊपर आ गया 3, और जब कटिंग करेंगे 3/9 ये 1/3 स्टार्ट माइनस आ जाएगा। अच्छा, अब रही बात स्लोप ऑफ DC। तो डियर स्टूडेंट D पहले कंसिडर कर लें कि वो x1 y1 है और C x2 y2 है। फॉर्मूला हमें पता है y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। तो देखें DC मैंने 4 में से माइनस किया y डिवाइड बाय 1 में से माइनस करूँगा x, तो ये 4 - 5 डिवाइड बाई 1 - x। नेक्स्ट स्टेप में भी ऐसे ही हो गया, नेक्स्ट स्टेप में भी ऐसे ही हो गया। आपने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था -1/3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1 - x को मल्टीप्लाई करते हैं -1 से, तो देन रिजल्ट हो जाएगा -1 + x, और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 - y से, तो रिजल्ट हो जाएगा 12 - 3y। डियर स्टूडेंट देखें लेफ्ट साइड पर x है, x हम आम रूटीन में पॉजिटिव रखते हैं, तो x लेफ्ट साइड पर रहा, माइनस का 3y राइट साइड पर था, लेफ्ट साइड पर आके पॉजिटिव हो गया, फिर 12 ऑलरेडी उधर है, -1 लेफ्ट साइड पर है, मैंने राइट साइड पर +1 कर दिया, और 12 + 1 13 हो गया। आपको एक इक्वेशन मिल गई। अब डियर स्टूडेंट्स आपने माइंड में रखना है कि आपने 2 अननोन फाइंड करने x और y। तो डियर स्टूडेंट माइंड में रखिएगा कि जब 2 अननोन हैं, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यहाँ पे अप्लाई होगा कि 2 अननोन के लिए नंबर ऑफ इक्वेशंस का भी मतलब 2 होना ज़रूरी है, 2 नंबर ऑफ इक्वेशंस होनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक बार आपने लिखा कि ए बी पैरेलल था DC के, एक बार लिख दें कि AD जो है वो पैरेलल है BC के। तो डियर स्टूडेंट स्क्रीन में नज़र आ रहा है AD के पैरेलल BC है। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल, दोनों के स्लोप्स इक्वल होंगे, स्लोप ऑफ AD इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। अब आप अप्लाई करें AD वाला रिजल्ट, y में से माइनस करें, माइनस में +1 हो जाएगा, x में से माइनस करें 7, तो ये रिज़ल्ट आ गया। और इस तरह BC है तो 4 में से माइनस करें 2 और डिवाइड बाय 1 में से माइनस करें -2 +2 हो जाएगा। तो ये 4 - 2 आपके पास 2 और 1 + 2 3 हो गया। ये रिजल्ट बिल्कुल वैसे ही आ गया। देन आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 3 को मल्टीप्लाई करें y + 1 से
और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें x माइनस 7, तो डियर स्टूडेंट ये 2x माइनस 14 हो गया। तो हमने x पॉजिटिव रखना होता है, तो अब आप देखें 2x माइनस 3y, तो प्लस 3y लेफ्ट साइड पर था, प्लस 3y राइट साइड में माइनस 3y हो गया, और माइनस का 14 उधर जाके प्लस का 14 हो गया। 3 प्लस 14 ये 17 हो जाएगा, तो 2x माइनस 3y हमारे पास 17 के इक्वल आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स अब आपके पास 2 इक्वेशन आ गए, क्योंकि 2 अननोन से 2 इक्वेशन बनाना ज़रूरी था, हमने बना लिया है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो देखें x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 17। जब हमने किया प्लस 3y माइनस 3y से काट दिया, तो 2x में x ऐड करें 3x और 17 में 13 ऐड करें तो 30। x की वैल्यू आपके पास 10 आ गई। देन वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1, तो डियर स्टूडेंट इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू 10 है, जब हम यहाँ 10 पुट करेंगे 10 प्लस 3y इज इक्वल टू 13, देन 10 राइट साइड पर जाएगा तो 13 माइनस 10 हमारे पास 3 आ जाएगा और 3y इज इक्वल टू 3। देन आज का टॉपिक यहीं तक। थैंक यू, विश यू बेस्ट ऑफ लक। एनी क्वेश्चन you can find me at professormuzammilsalim@gmail.com। तो डियर स्टूडेंट कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।